स्वागत दोस्तों, आगे चलने के आगे सामने होते हुए चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घटनाओं को बताएंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 12 बीजेपी के गठबंधन के विधायकों को अपने समर्थन में वोट करवाया। दोस्तों, डीके शिव कुमार के द्वारा बीजेपी के विधायकों को तोड़े जाने के मामले को लेकर बीजेपी में जोरदार तरीके का हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व को ही दिल्ली तलब कर लिया गया है। दोस्तों, बताएंगे कैसे बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर थालापति विजय की सरकार को इलीगल यानी गैर कानूनी बताने के लिए मामला कोर्ट में दर्ज किया गया था। दोस्तों, दाखिल किया गया था। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले को रद्द कर दिया है। दोस्तों, बताएंगे इसके पीछे कोर्ट के द्वारा क्या तर्क दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया था। इसी के साथ में राहुल गांधी की एक तस्वीर को लेकर हो गई जोरदार तरीके की कंट्रोवर्सी। दोस्तों, लेके करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता और पार्टी के भविष्य और वर्तमान के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बीजेपी के लिए एक राजनीतिक काल बनकर उभर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका के 7 विधान परिषद के चुनाव को लेकर यानी 7 सीटों पर वोट कराए गए। दोस्तों, जिसमें से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत लिया और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी और जेडीएस यानी कुमारस्वामी के पार्टी के बीच में मुकाबला हुआ। दोस्तों, जहां पर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी उम्मीद कर रहे थे कि उनको 82 लोगों का समर्थन मिलेगा। दोस्तों, यानी 82 विधायक उनके साथ में खड़े थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि जब वोटिंग तो केवल 70 विधायकों का समर्थन मिला, यानी 12 विधायकों ने पलटी मारी। दोस्तों, जिसमें 7 बीजेपी के थे, 4 जेडीएस के थे और 1 निर्दलीय था। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों के द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, कर्नाटका में जो बीजेपी 2023 के चुनाव के बाद अब 2028 के अंदर सरकार बनाने की उम्मीद में बैठी हुई थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1.5 साल पहले तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, और गुटबाजी के कारण पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ी है, यानी डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया तो बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में कमजोर हो गई है और सिद्धरमैया के जाने के बाद डीके शिव कुमार के बस की बात नहीं है पार्टी को संभालने की। दोस्तों, ये सारा का सारा जो दावा था वो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नितिन नवीन ने बीजेपी के प्रदेश के सारे नेतृत्व को दिल्ली तलब कर लिया है। दोस्तों, बीजेपी के अंदर पड़ी फूट के बाद अफरा तफरी जैसी स्थिति मची हुई है। नितिन नवीन ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। दोस्तों, येदियुरप्पा के साथ साथ अन्य नेताओं को 23 तारीख को दिल्ली आने के लिए बोला गया है। नतीजों में विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बीजेपी अपनी नाराजगी जताना चाहती है, इसीलिए प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा को बुलाया गया है। दोस्तों, लेकिन नितिन नवीन तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कर्नाटका के अंदर अगर प्रदेश के अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा को पोस्ट से हटाया तो फिर बीएस येदियुरप्पा बीजेपी से बगावत कर देंगे और बिना येदियुरप्पा के बीजेपी को कोई जानने वाला नहीं है कर्नाटका के अंदर। दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी ताकत लगाकर भी कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, कर्नाटका के अंदर प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल नहीं सकते। दोस्तों, क्योंकि जब तक येदियुरप्पा है तब तक उनके बेटे को बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखना पड़ेगा, वरना येदियुरप्पा क्या कर सकते हैं। उन्होंने 2012 में दिखाया था जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बीजेपी को पूरी तरीके से खत्म कर डाला था। दोस्तों, कर्नाटका के अंदर अगर आप भी मानते हैं कि येदियुरप्पा कर्नाटका में सबसे बड़े नेता है और नरेंद्र मोदी बीजेपी और नितिन नवीन अमित शाह कुछ भी कर ले, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार अगले 10 साल तक और आराम से मुख्यमंत्री रहेंगे और बाद में आगे की बात भी सबके सामने निकल कर आएगी। दोस्तों, आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के विधानसभा के अंदर 13 मई को हुए विश्वास मत को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। दोस्तों, यानी एक याचिका दाखिल की गई थी और थालापति विजय के द्वारा जो बहुमत साबित किया गया, इस बात को कई सारे लोग पचा नहीं पा रहे और इसीलिए 13 मई को जो बहुमत साबित किया गया, विश्वास मत साबित किया गया, इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए पीआईएल दाखिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने के रमेश द्वारा याचिका जो दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल अस्पष्ट और अप्रमाणित आरोपों के आधार पर हम कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की है और यह मामला याचिका सामान्य और अस्थिर आरोपों पर आधारित है, यानी जो आरोप लगाए जा रहे की तोड़फोड़ की गई और विधायकों के दर से उधर किया गया और इसके बाद बहुमत साबित किया गया। इन आरोपों में दम तो नहीं है, क्योंकि अगर दम होता तो सबूत पेश करते तब माना जाता कि आरोपों में दम है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होती, लेकिन केवल आरोप लगाए गए हैं
और कोई सबूत नहीं दिया गया, इसीलिए इस मामले पर आगे सुनवाई नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से थालापति विजय ने अपना बहुमत साबित कर दिया, कई सारे लोगों को मिर्ची लगी हुई है कि आखिर थालापति विजय 108 सीटें जीतने के बावजूद बहुमत का दावा कैसे कर सकते हैं और 108 सीटें जीते, लेकिन उन्होंने बहुमत साबित करने का जब टाइम आया तो 140 विधायकों का समर्थन दिखाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों, जो साफ तौर पर यह पता चलता है कि थालापति विजय अगले 5 साल तक डंके की चोट पर सरकार चलाने वाले हैं। और ये जो याचिका खारिज की गई है, कहीं ना कहीं थालापति विजय और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत भी कही जा सकती है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत के सियासी में प्रतीकों का खेल हमेशा से गहरा और दूरगामी रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह पर जश्न मनाया दोस्तों। इस मौके पर राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें उनके एक हाथ में भगवान परशुराम का फरसा तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान दिखाई दे रहा था। वाराणसी के गंगा घाट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का जन्मदिन मना रहे थे दोस्तों, और परशुराम की वेशभूषा में दिखाया जाता राहुल गांधी को। एक तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता मैसेज देना चाह रहे थे कि राहुल गांधी का मतलब ब्राह्मण और दलित मतदाताओं का एक गठजोड़, यानी कांग्रेस पार्टी के जो सबसे मजबूत मतदाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ब्राह्मण समाज और दलित समाज है। और इसीलिए राहुल गांधी को एक तो परशुराम जी के वेशभूषा में दिखाया गया है, दूसरा हाथ में संविधान, जो दलित मतदाताओं के लिए साफ तौर पर संकेत है कि राहुल गांधी की विचारधारा भारत का संविधान है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समाज को भी साथ में लेकर चलते हैं, यानी दलित ब्राह्मण एकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करती है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़े मतदाता समूह को साथ में जोड़कर बीजेपी को एक बार फिर से झटका देने को तैयार है। राहुल गांधी की भगवान परशुराम के अवतार वाली तस्वीर को लेकर बीजेपी के लोग भड़क गए और कहने लगे कि ये तो ब्राह्मण समाज के लोगों का अपमान है। और भाजपा के लोग जो ये बयान दे रहे दोस्तों, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा अपमान हुआ है जब शंकराचार्य का ही अपमान बीजेपी ने कर दिया, तो फिर आगे बोलने की क्या जरूरत है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण और दलित मतदाताओं के इर्द गिर्द राजनीति करने जा रही है और यही कांग्रेस पार्टी के हार्डकोर मतदाता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर जल्द समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है दोस्तों। यानी आए दिन आंदोलन की चेतावनी देते रहते हैं, एक बार फिर से इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके मुद्दे सॉल्व नहीं किए गए तो बड़ा आंदोलन होगा। जरांगे ने सरकार को 12 सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद मराठा आरक्षण की मांग पर अपनी हालिया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 31 मई को समाप्त कर दी है दोस्तों। कुल मिलाकर बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मांग नहीं मानी गई आंदोलन करेंगे दोस्तों। बार बार आंदोलन कर रहे हैं, इनको एक तरीके से आंदोलन करने वाला ही नेता कहा जा सकता है। जब देखो तब आंदोलन कर रहे होते हैं। और जब बात बीजेपी के विरोध की आती है कि जब आप आंदोलन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मान नहीं रही, तो भाजपा के खिलाफ जनता को बोलना चाहिए कि खड़ा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना तो दूर की बात, मनोज जरांगे पाटिल चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं और कहते हैं जिसको जिसको जहां जहां वोट देना है वो दे सकता है, जिसको देना है दे सकता है, मैं उसे रोकने नहीं आऊंगा। तो जब सवाल उठ रहा है दोस्तों की इनकी बातें बीजेपी की सरकार मान नहीं रही, तो ये खुलकर विरोध क्यों नहीं करते। सबको पता है कि ये केवल मराठा मतदाताओं को अपने पक्ष में बनाकर रखना चाहते हैं और चुनाव के टाइम में उनको कंफ्यूज कर देना चाहते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी को जो मराठी वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ता है दोस्तों, यानी एक तरफा दूसरी पार्टी को मिल सकता है, उसको आपस में विभाजित कर दिया जाए। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें इस साल नीट के पेपर लीक हो जाने के कारण 21 जून को देश भर के अंदर एक बार फिर से कल नीट यूजी का पेपर करवाया जाएगा दोस्तों, री एग्जाम कराया जाएगा। और उससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा परीक्षा की सफल आयोजन के लिए 20 जून को देशव्यापी मॉक ड्रिल कराने का फैसला लिया गया है। ये मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे शुरू होगी और देर शाम तक चलेगी। देश भर में इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी भाग लेंगे दोस्तों। और एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि पेपर लीक ना हो, लेकिन ये जो मॉक ड्रिल कराया जा रहा है इसका क्या उपयोग है। अगर मॉक ड्रिल सही से और बाद में मान लीजिए कि पेपर लीक हो जाए तो फिर ये मॉक ड्रिल का फायदा क्या है। सबको पता है कि पेपर लीक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में होता है और उसी को मजबूत करने की जरूरत है। मॉक ड्रिल नहीं भी करेंगे और अगर पेपर को सही से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे तो सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और शिक्षा मंत्री को पोस्ट पर बनाए रखने के लिए यानी इस्तीफा ना हो जाए इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, इसीलिए बार बार कभी कहा जाता है कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे यानी एयरफोर्स की मदद लेंगे, कभी कहा जाता है कि मॉक ड्रिल कराएंगे, कभी कहते हैं कि टेलीग्राम को ही बैन कर दिया गया है। यानी दोस्तों इधर उधर की सारी बातें कर रहे, ये नहीं बता रहे कि मंत्री क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रहे और मंत्री क्यों अपने पोस्ट से इस्तीफा नहीं दे रहे। जब मंत्री के कार्यकाल में एक के बाद एक 2 बार पेपर लीक हो चुका है और बीच में भी पेपर लीक की बात चल रही थी, तो फिर तो मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो एक एग्जाम नहीं करवा सकते तो फिर किस बात के मंत्री बने पड़े हैं दोस्तों। लेकिन मंत्री के इस्तीफे से बचने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन कब तक बचेगी ये सवाल लगातार बना हुआ है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बीते दिन राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन था दोस्तों। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली के अंदर भव्य रोजगार मेला का आयोजन किया, जिसमें 7,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब का लेटर कांग्रेस पार्टी ने सौंपा दोस्तों। युवा कांग्रेस के इस रोजगार मेले में देश भर से हजारों युवा आए थे दोस्तों, सबने हिस्सा लिया और युवा कांग्रेस की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस रोजगार मेले में टाटा अलायंस के साथ साथ फ्लिपकार्ट और जेप्टो और वोल्टास और टेक महिंद्रा के साथ साथ पेटीएम, आदित्य बिरला ग्रुप और हिताची साथ साथ अर्बन क्लैब जैसी 150 कंपनियां शामिल हुई दोस्तों। और 150 कंपनियों में बच्चों ने अपने अपने तरीके से इंटरव्यू दिया, जिसमें 7,000 के आसपास बच्चों को जॉब लेटर दिया गया है। देखते हैं इस मामले को लेकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी और कितने व्यापक स्तर पर इस तरीके के जॉब मेले करवाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की सरकार में तो नहीं है लेकिन अपने स्तर पर, क्योंकि पार्टी देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनकी बातें कई सारी कंपनी वाले सुनते हैं दोस्तों, तो उनको बुलाकर कांग्रेस पार्टी एक तरीके से नौकरी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासा हुआ है दोस्तों, उससे कई सारी पार्टियां पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ गई है। जो बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों वो ये कि अगर किसी को बसपा से टिकट चाहिए तो अभी 3 करोड़ 35 लाख का दाव चल रहा है, सुभाषपा से टिकट चाहिए तो 8 करोड़ का दाव चल रहा है और निषाद पार्टी से 5 करोड़ रुपए का दाम चल रहा है, जबकि अपना दल ऐसे चुनाव लड़ने के लिए 12 करोड़ रुपए का टिकट का दाम चल रहा है। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। यही दल सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं कि दलित पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में दोस्तों मनीष यादव जो समाजवादी पार्टी समर्थक है, उन्होंने कहा कि दलित पिछड़ा समाज के अधिकारों के साथ में पूरी तरीके से बेईमानी की जा रही है और जो पार्टियां दलित समाज के उत्थान के लिए बनाई गई है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सुभाषपा पार्टी हो या फिर पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई पार्टियां, ये सबके सब कहीं ना कहीं समाज के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। दैनिक भास्कर में जो रिपोर्टें आई है दोस्तों, उस रिपोर्ट को लेकर अब अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रिया आई है। बसपा के समर्थकों का मानना है कि ये जानबूझकर बसपा के खिलाफ एक रिपोर्ट की गई है ताकि उनको बदनाम किया जाए, क्योंकि अगर रिपोर्ट करनी थी तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सबका सर्वे करना चाहिए था और सबका स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए था, लेकिन उन सबका स्टिंग ऑपरेशन, बड़ी पार्टियों का स्टिंग ऑपरेशन नहीं कराया गया, छोटी छोटी पार्टियों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शिवसेना की स्थापना को 60 साल बीते दिन हो गए दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि शिवसेना यूबीटी के 60 साल होने के बाद पार्टी का दावा है कि विरोधियों के मन में शिवसेना के प्रति भय के कारण समय समय पर कई समानांतर सेनाओं का गठन होता है और वे खत्म हो जाती है, लेकिन बाला साहब ठाकरे के द्वारा जो सेना बनाई गई, शिवसेना बनाई गई, जिसकी नींव रखी गई, स्थापित की गई, उसकी विचारधारा पूरी तरीके से मजबूत है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में 6 सांसदों की हालिया बगावत के नाम लिए बिना कहा गया कि आज भी व्यवसायिक सोच से प्रेरित कई नकली संगठन खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन शिवसेना की स्थापना कभी व्यापारिक सौदे के रूप में नहीं हुई। और संपादकीय में कहा गया कि शिवसेना प्रमुख ने पार्टी को कभी कारोबार नहीं बनने दिया, इसलिए समय समय पर अवसरवादी और सौदेबाजी करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया ताकि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की ये विचारधारा शुद्ध बनी रहे, जिसकी गूंज आज भी महाराष्ट्र के अंदर घाटियों में गूंज रही है। संपादकीय में कहा गया कि शिवसेना ने मराठी समाज को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया, लोगों में यह आत्मविश्वास जगाया कि वे कह सकते हैं कि यह मुंबई हमारी है। पार्टी ने आम लोगों को पार्षद बनाया, शाखाओं को मजबूत करके नेटवर्क खड़ा किया और वो जनता के लिए पारिवारिक न्यायालय की तरह काम करता था। सड़क, पानी, स्कूल प्रवेश, अस्पताल में सहायता के साथ साथ राशन कार्ड जैसी समस्याओं के समाधान के लिए शिवसैनिक दिन रात लोगों की सेवा में जुटे रहे और लोगों की सेवा ही शिवसैनिकों की ताकत और शिवसेना की ताकत है और इसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे में दोस्तों शिवसेना के 60 साल हो गए, यानी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी जैसी कई सारी पुरानी पार्टियों से भी पुरानी पार्टी है दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि देश के अंदर वाम पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बाद अगर कोई सबसे पुरानी पार्टी है तो शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना पार्टी है दोस्तों। ऐसे में शिवसेना पार्टी के द्वारा कहा गया है कि उनकी पार्टी आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा मजबूत होगी। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कुछ अपडेट सामने आता है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने शुक्रवार को राज्य सरकार का पहला बजट पेश करते हुए अगले 5 वर्षों के लिए विकास और कल्याण की व्यापक रूपरेखा सामने रखी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि स्पष्ट जनादेश के साथ सत्ता में आई यूडीएफ सरकार का यह संशोधन बजट पुथु युग केरल यानी नए युग के केरल के निर्माण का रोड मैप है और मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि राज्य में 5,07,000 करोड़ रुपए के कर्ज बोझ और सीमित वित्तीय संसाधन जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार
और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अपने वादे को पूरा करेगी। बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब 2 सप्ताह पहले राज्य सरकार ने श्वेत पत्र जारी करते हुए बढ़ते कर्ज और बकाया देनदारी और घटते संसाधनों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है दोस्तों। और सतीशन ने कहा कि केरल का कर्जा जो है वो लगातार बढ़ता चला आ रहा है और ऐसे में उन्होंने बताया कि 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है राज्य के ऊपर और केरल का जो कर का रेशो है यानी जो टैक्स वसूलती है सरकार वो काफी ज्यादा कम है और केंद्र सरकार से भी जो पैसा मिलता था वो भी अब कम हो गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार पर बड़ा दाव चला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र जिन्हें कभी वैश्विक पहचान मिली थी अब वो दबाव में आ गया है। युवा बेरोजगारी की चिंताओं से लगातार परेशान चल रहा है। ऐसे में दोस्तों केरल के वित्तीय संकट को लेकर उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए और पुरानी सरकार के द्वारा जिस तरीके से धन का दोहन किया गया है इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई है और श्वेत पत्र भी जारी किया गया है। यानी सरकार ने खुले तौर पर बताया है, कानूनी तौर पर बताया है कि जो वो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं और केरल के ऊपर 5 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है। साथ साथ दोस्तों सुभाषपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा समाजवादी पार्टी के 20 से 25 सांसदों के टूटने का दावा किया गया। दोस्तों अब जो अपडेट है वो ये कि सुभाषपा के नेता के इस दावे पर अब प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने ओपी राजभर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके दावों को मैं पूरी तरीके से निराधार मानता हूं। रमाशंकर राजभर ने IANS से कहा कि देश ओपी राजभर के दावे की सच्चाई पहले ही देख चुका है। उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ भीख मांगेंगे, क्या यह सच हुआ? ये सवाल पूछते हुए उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा झूठा कोई नहीं है, क्या उनका कोई परिणाम निकला? उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है जबकि हकीकत कुछ और है। समाजवादी पार्टी अकेले इनसे चुनाव लड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी बिना सुभाषपा के, तभी लोकसभा के चुनाव में बम्पर तरीके से जीती। तो ये जो बोलते हैं इनकी बात का कुछ अता पता नहीं है। सपा के सांसद ने कहा कि ओपी राजभर अपनी पार्टी तक को संभाल नहीं पा रहे। इनके जो 7 विधायक है उसमें से 5 विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं और ये दूसरी पार्टी में टूट का दावा करते हैं। यानी इनका दावा है कि समाजवादी पार्टी में 20 ऐसे विधायक है जो पलटी मारेंगे और सांसदों के बारे में भी ऐसे ही बोला जाता है दोस्तों। लेकिन हकीकत यह है कि ओपी राजभर को आगे इसीलिए किया गया है कि ये दिन रात केवल समाजवादी पार्टी को टारगेट करते रहे और जो नॉन यादव वोट बैंक है उसको एकजुट बीजेपी के पक्ष में करते रहे। लेकिन नॉन यादव मतदाताओं को समझ में आ गया है कि ओबीसी वर्ग को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ओपी राजभर और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी के जन्मदिन पर संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी देश के लोकप्रिय नेता हैं। राहुल गांधी संघर्ष करते हैं जिनकी आज जरूरत है देश को और राहुल गांधी सच बोलते हैं। 2029 में हम राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं ये मोदी और शाह को भी मालूम है और इसी डर की वजह से ये लोग तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके तोड़फोड़ की राजनीति ज्यादा दिन चलेगी नहीं। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर 22 जून को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है दोस्तों, जो 10 जुलाई तक चलेगा। यानी काफी लंबा सत्र चलेगा, मानसून का सत्र चलेगा और मानसून सत्र से पहले शिवसेना यूबीटी के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखवाना एक बड़ी चुनौती है दोस्तों। 9 में से इनके 6 सांसद तो पलटी मार गए और इसीलिए अब सारी नजर इनके विधायकों पर है दोस्तों। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे के पास सबसे ज्यादा 20 विधायक है जबकि 6 विधान परिषद के सदस्य है। शिंदे गुट के विधायक कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के गुट के जो 20 विधायक है उसमें से 16 उनकी पार्टी के संपर्क में है, यानी एकनाथ शिंदे के संपर्क में है दोस्तों। गठबंधन में अन्य सहयोगी कांग्रेस के 16 और शरद पवार के 10 विधायक है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी चुनौती होगी शिवसेना यूबीटी के लिए कि अपने सारे लोगों को वो एकजुट करके रख सके। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी के काफी करीबी अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर एक बयान दिया गया है दोस्तों। मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर के अंदर जो भी मामला ये सामने आया है इसमें बैंकों का काम था कि वो जितना भी चंदा इकट्ठा हुआ है उसकी गिनती करे। बैंक अपने परमानेंट अधिकारियों की नियुक्ति करके उसको जांच में लगाना चाहिए था। यानी गिनती जो हो रही थी वो गिनती बैंक के परमानेंट अधिकारियों को करना था और बैंक के पास ये पूरी प्रक्रिया थी कि उनको ये काम सही तरीके से अपनी निगरानी में करवाना था। लेकिन बैंक ने कहीं ना कहीं कोताही बरती है। इसके बाद वो कहते हैं कि ये साफ तौर पर एक डाका है, यानी राम मंदिर के चढ़ावे में की गई चोरी को डाका बताते हुए नृपेंद्र मिश्रा की ओर से निशाना साधा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी के करीबी IAS अधिकारी थे जिनको बाद में इधर नियुक्त किया गया था। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल किसी पर उठ रहा है दोस्तों तो वो चंपत राय पर उठ रहा है जो पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं राम मंदिर की। और ऐसे में इस पूरे घोटाले को लेकर अब सवाल कई तरीके के हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है दोस्तों। कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि वो जांच पड़ताल में सहयोग करेंगे और किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं बचने की सब कोशिश कर रहे हैं। मामला काफी गंभीर भी है। साथ ही साथ
अखिलेश यादव ने अपने सांसद के साथ में हुए दुर्व्यवहार का मामला उठाया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि बीजेपी बाहर के राज्यों के अपराधियों को उत्तर प्रदेश में बुलाकर जो वातावरण बिगाड़ रही है वो घोर निंदनीय है। सपा के सांसद श्री राजीव राय के प्रयासों से जनहित में मऊ आनंद विहार ट्रेन चली है, लेकिन उसके उद्घाटन के अवसर पर जानबूझकर माहौल को तनावपूर्ण बनाया गया। हंगामा करने वालों के चेहरे की एआई पहचान पड़ताल करवाकर तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ये सब हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं जो प्रदेश में आमंत्रित अपराधी की तरह बेखौफ घूम रहे हैं। ये विपक्ष से अधिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए चुनौती है। उत्तर प्रदेश इंटर स्टेट माफिया के लिए सराय आरामगाह बन चुका है और अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो मान लिया जाएगा कि सब बीजेपी सरकार के इशारे पर हो रहा है। भाजपाई ही तो माफियाई है, यानी भाजपा वाले ही माफिया है और इसीलिए अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। दोस्तों अखिलेश यादव बिल्कुल मौका नहीं छोड़ते भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के लिए। वहीं पर 20 सांसदों की बगावती दावों के बीच में ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए अभिषेक बनर्जी पहुंचे। दोस्तों उनके साथ में कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा भी मौजूद थे। इन सब ने दावा किया कि जितने भी बागी सांसद है वे सबके सब पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है। उनको एक अलग मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, यानी एक अलग ग्रुप की मान्यता उनको नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वे लोग पार्टी को तोड़कर पार्टी विरोधी गतिविधि में पूरी तरीके से संलिप्त है और उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में दोस्तों आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी संलिप्तता है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बगावत करने वाले सांसदों के बीच में। दोस्तों इसी बात का जिक्र करते हुए यहाँ पर जमकर चर्चा की गई है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।